वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल विनायक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट हम लोग ने लेसन नंबर 1 जिसमें हम लोग ने पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात की थी वो हमने कंप्लीट कर दिया। उस लेसन नंबर 1 में हमने 7 लेक्चर डाले हैं। उस 7 लेक्चर के द्वारा वो लेसन पूर्णतः समाप्त हो गया। अब लेसन नंबर 2 में जब हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप अपना स्टार्ट किए तो आज उस लेसन नंबर 2 का आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 जो गुडविल पे था और उस गुडविल का लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, जिस स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर ले ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लेक्चर नंबर 2 में जब हम लोग गुडविल की बात करते हैं तो एक टॉपिक आता है नेचर ऑफ गुडविल, यानी ख्याति का जो नेचर है वो किस तरीके का है। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, उस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा ताकि गुडविल के बारे में आपको समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो गुडविल में उसमें हमने देखा था कि गुडविल किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था गुडविल क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है, और इनटैंजिबल एसेट्स है। इनटैंजिबल एसेट्स क्यों है? क्योंकि वो वास्तविक संपत्ति यानी काल्पनिक संपत्ति है। इनटैंजिबल एसेट्स जो वास्तविकता में नहीं है, वास्तविकता में जो चीज़ नहीं, इसका मतलब आपकी किसमें है, कल्पना में है। अवास्तविक है, अमूर्त संपत्ति जिसका कोई मूर्त नहीं है, यानी जो उसके जहाँ रूपरेखा है ना उसको हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं। अमूर्त, अमूर्त का मतलब क्या है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। तो इसका मतलब जिसकी कोई मूर्ति नहीं वो क्या है, कल्पना है आपकी, अवास्तविक है, वास्तविकता उसकी नहीं है। उसमें हम लोग ने ख्याति की विशेषता भी देखी थी। इसके साथ साथ ख्याति को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी दैट्स फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंस टू द गुडविल इन लास्ट वीडियो, उसमें हम लोग ने आप देखा था। तो आज इस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ गुडविल की बात करेंगे। यानी देखिए ख्याति की गुडविल को इनके स्वभाव के हिसाब से, यानी कैट, डॉग और रैट, यानी बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति और चूहे के स्वभाव की ख्याति, यानी कुत्ता, बिल्ली और चूहा, ठीक है, या बिल्ली, कुत्ता और चूहा, इसके स्वभाव की ख्याति के बारे में बात करेंगे। और इस प्रकार के ख्याति के स्वभाव को इन जानवरों के स्वभाव के अकॉर्डिंग रखा गया, यानी इन जानवरों का स्वभाव जैसा है उसके अकॉर्डिंग हम ख्याति के स्वभाव की व्याख्या करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो सीक्वेंस है वो आपका यही सीक्वेंस है। सबसे ज़्यादा जो ख्याति होती है, गुडविल होती है, वो कैट की होती है। कैट से कम किसकी होती है, डॉग की होती है। और सबसे कम किसकी होती है, रैट की होती है। अब इन जानवरों के नेचर के हिसाब से ख्याति के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए आपको पता है कि बिल्ली का जो स्वभाव होता है वो अपने घर पे रहने की ही होता है, यानी जिस जगह पर एक बार बिल्ली रहती है वो उस स्थान को नहीं छोड़ती है। ठीक है, चाहे उस घर में रहने वाला मालिक परिवर्तित हो जाए। मालिक परिवर्तन होने के बाद भी बिल्ली का ये स्वभाव नहीं है कि वो उस घर को क्या करे, छोड़ दे। यानी व्यापार का स्थान परिवर्तन नहीं होता, यानी वो व्यापार के साथ हमेशा बनी रहती है, उसी स्थान पर बनी रहती है भले ही मालिक परिवर्तित हो जाए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो ख्याति होती है वो किसके स्वभाव की होती है, बिल्ली के स्वभाव की होती है। अर्थात व्यापार के स्थान के साथ वो हमेशा बनी रहती है। जैसे जिस घर में बिल्ली होए वो भले ही मालिक चेंज हो जाए, कोई दूसरा मालिक आ जाए, भले ही बिजनेस चेंज हो जाए, भले ही उस तरीके का कोई भी आर्किटेक्चर चेंज हो जाए, लेकिन उस स्थान पर बिल्ली बनी रहती है। दूसरा है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। हमने लिखा कुत्ते के स्वभाव की ख्याति स्वामी के साथ साथ परिवर्तित होती है, यानी अगर मालिक चेंज, उसकी जो फेथफुलनेस है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी कुत्ता जो होता है वो केवल अपने मालिक के प्रति क्या होता है, वफादार होता है। अर्थात मान लीजिए एक बिजनेस है, उस बिजनेस में मिस्टर एक्स काम कर रहे हैं, उसका वो मालिक है, ठीक, व्यापार समाप्त हो, मतलब स्वामी चेंज हो गया तो उसकी गुडविल क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे आप ही सोचिए कि किसी एक दुकान पे आप जाते थे और एक मिस्टर एक्स वहाँ पर था, ठीक, उसको होल्ड, मतलब वो पूरा बिजनेस वो कौन करता था, मिस्टर एक्स करता था। अब मिस्टर एक्स क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, यानी चेंज हो गया। तो सीधी सी बात है उसके दुकानदार की जो ख्याति होगी, दुकान की ख्याति होगी, वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। यानी कुत्ते के स्वभाव की जो ख्याति होती है वो स्वामी के साथ क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी मालिक चेंज, गुडविल जो है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है,
अगला है चूहे के स्वभाव की ख्याति। आप जानते होंगे कि चूहा छोटा सा जानवर है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस उसको ये पता है कि जहाँ भी बिल होगा, यानी जहाँ वो अपनी सुरक्षा महसूस करेगा, जहाँ उसे खाना पीना मिलेगा, वो उस स्थान पर चला जाएगा। न वो व्यापार के स्थान के प्रति ईमानदार मतलब रहता है, नहीं, न तो व्यापार के स्थान के प्रति उसका किसी प्रकार की कोई गुडविल है, न तो स्वामी के साथ, यानी वो वफादार नहीं है। इसका मतलब न तो व्यापार के स्थान के प्रति कोई लगाव होता है उसका, न तो स्वामी के साथ लगा होता है उसका। बस सीधा सा स्वभाव होता है उसकी, उसे खाना जहाँ मिलेगा, उसे जहाँ अपनी सुरक्षा लगेगी, वो उस स्थान पर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, उस स्थान पर चला जाएगा। स्टूडेंट एक और है खरगोश के हिसाब से गुडविल, यानी इन द नेचर ऑफ द रैबिट। ठीक है, खरगोश के स्वभाव की भी ख्याति होती है, लेकिन आपके किताब में ये नहीं डाला गया है, तो हम आपको बता दें कि आप परेशान मत होइएगा। रैट यानी इन द नेचर ऑफ द रैबिट, यानी खरगोश के हिसाब के स्वभाव की भी ख्याति आपके सवाल में, क्वेश्चन में या एग्जाम में आ सकती है। लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तीन ही स्वभाव की ख्याति को पढ़ना है, कैट, डॉग और रैट। तो सबसे ज़्यादा हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कैट, डॉग और रैट। सबसे ज़्यादा कैट, उससे कम डॉग और सबसे कम रैट, यानी ये आपका घटते हुए क्रम में चलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। सबसे ज़्यादा कैट के स्वभाव की ख्याति, उससे कम डॉग और उससे कम रैट। आप इन पॉइंट को देख लीजिए तो समझ में आएगा कि व्यापार के स्थान के प्रति वो क्या है, लगाव है। यानी एक बिजनेस जो चल रहा है, भले उसका मालिक चेंज हो जाए, भले ही बिजनेस का नेचर चेंज हो जाए, लेकिन उसकी ख्याति वहीं बनी रहती है व्यापार का स्थान के अकॉर्डिंग। कुत्ता जो होता है वो स्वामी के साथ चलता रहता है, यानी स्वामी चेंज, यानी स्वामी क्या होता है, यदि स्वामी चेंज हो गया तो उसका नेचर भी क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है, सुरक्षित एवं खान पान, यानी चूहा के स्वभाव की ख्याति कैसी होती है, सुरक्षित, यानी वो जहाँ अपना सुरक्षा महसूस करता है, जहाँ उसे भोजन की प्राप्ति होगी, आसानी से उसे खाना मिल जाएगा, वो वहीं पर चला जाता है, वो किसी के प्रति ईमानदार नहीं रहता। तो ये है आपका नेचर ऑफ गुडविल। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी व्हाट आर द नीड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्यों हम ख्याति के मूल्यांकन करें, और ख्याति के मूल्यांकन करने की आवश्यकता के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो ये ख्याति के स्वभाव था, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लें स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी क्या आवश्यकता है कि हम ख्याति का वैल्यूएशन करें, यानी क्यों उसकी वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ेगी किसी साझेदारी फर्म में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो है नए साझेदार का प्रवेश, यानी इन दैट सिचुएशन व्हेन अ न्यू पार्टनर्स एंटेड इन अ फर्म, यानी जब नया साझेदार किसी फर्म में क्या करता है, प्रवेश लेता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स, इसलिए किया जाता है कि जब कोई नया फर्म पुरानी चल रही है, ABCD 4 पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं और उन्होंने ई को फर्म में साझेदार बनाने का निश्चय किया, तो ई को क्या करना पड़ता है, ABCD जो पार्टनर्स हैं वो ई को कहेंगे कि भाई हमने इतने दिन से बिजनेस चलाया है, उस बिजनेस से हमने एक गुडविल मार्केट में बनाई है और आप आसानी से उस फर्म में प्रवेश कर लेंगे। तो ई के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में ABCD कहते हैं कि इतने दिन की बनाई गई गुडविल के बदले में आप हमें कैश के रूप में पैसा देंगे, यानी गुडविल के रूप में नगद पैसा कौन देता है, नया साझेदार जो प्रवेश करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि कितना पैसा दें, यानी जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों को उनकी बनाई गई ख्याति के बदले में कितना पैसा देना है, इसके लिए ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है और उसके अनुसार जो पैसा आएगा कैलकुलेट करके कि इतनी वैल्यूएशन हुई, इतनी ख्याति उनके फर्म की है, तो उतना पैसा उस फर्म में जो नया साझेदार है प्रवेश कर रहा है उसे देना पड़ेगा। ठीक, तो इन द केस ऑफ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स, यानी नए साझेदार का प्रवेश, जब कोई नया साझेदार फर्म में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उस समय फर्म के ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा आवश्यकता क्यों पड़ती है, साझेदार की मृत्यु पर तथा अवकाश ग्रहण करने पर, यानी जब कोई फर्म से साझेदार चला जाता है तो
या उसकी मृत्यु हो जाती है तो सीधी सी बात है कि ABCD अगर 4 पार्टनर्स हैं मान लीजिए, और उन्होंने फर्म में क्या बनाया है, एक गुडविल बनाई है, और जब फर्म से जब वो रिटायर हो रहा है तो उतनी बनाई गई गुडविल का भी हिस्सा वो फर्म से क्या करेगा, ले जाएगा। तो जिस समय वो फर्म से रिटायर हो रहा है, यानी जब फर्म से जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है उस दिन ये देखा जाता है कि फर्म में ख्याति की वैल्यूएशन क्या है, उस दिन फर्म की ख्याति कितनी है, और जितनी फर्म में ख्याति होगी उस टोटल गुडविल का जो पार्टनर्स अवकाश ग्रहण कर रहा है उसे उसके हिस्से का पार्ट दे दिया जाता है। ठीक है, यानी जब फर्म से वो रिटायर कर रहा है तो फर्म की गुडविल का भी फिर से मूल्यांकन किया जाता है, और जो अवकाश ग्रहण कर रहा है पार्टनर्स उसे उसके हिस्से की ख्याति दे दी जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला है साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन पर। यानी कभी कभी क्या होता है कि साझेदार के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था उसमें परिवर्तन हो जाता है, और उसमें परिवर्तन का मतलब है कि सीधी सी बात है कि फर्म में उनके हिस्सेदारी में बढ़ोतरी या घटोतरी हो जाएगी, किसी का हिस्सा बढ़ जाएगा तो किसी का हिस्सा घट जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में एक बार फिर से फर्म की पूरी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है और ये देखा जाता है कि फर्म किस स्थिति पर है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्म के एकीकरण पर। फर्म के एकीकरण का मतलब होता है अमलगमेट करना, यानी जब फर्म एक हो जा रही है, यानी दो फर्म मिलकर एक हो जा रही है, ऐसी स्थिति में दोनों फर्म जब एक दूसरे से मिलती है तो ऐसी स्थिति में दोनों फर्म एक दूसरे की गुडविल का मूल्यांकन करती है। क्यों करती है? इसलिए मूल्यांकन करती है ताकि वो ये समझ सके कि इस दोनों फर्म एक दूसरे से मिल रही है तो क्या ये लाभकारी है या नहीं है। ठीक है, यानी दोनों फर्म अपने अपने ख्याति का मूल्यांकन करके एक दूसरे को बता देती है, या दूसरी फर्म एक दूसरे की ख्याति का मूल्यांकन कर लेती है, जिससे ये पता चल पाएगा कि अमलगमेशन फायदेमंद है या नहीं है। दूसरा है फर्म के व्यापार को बेचने पर। यानी जब कोई बिजनेस अपने को बेच देता है फर्म दूसरे को, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमने आपको इसको पहले ही बताया था कि जो फर्म खरीदती है वो भी ये देखती है कि जिस फर्म को हम खरीद रहे हैं उस फर्म की मार्केट में गुडविल कितनी है, क्या हम इस फर्म को खरीद कर लॉस में तो नहीं चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फर्म को व्यापार को बेचने पर, यानी जब कोई फर्म अपने व्यापार को बेच रही है तो इस व्यापार को बेचने से पहले भी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी किसी भी फर्म को ख्याति के मूल्यांकन क्यों करना चाहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई ख्याति का मूल्यांकन तो करेंगे इस केस में, तो लेकिन कैसे करेंगे, यानी हाउ कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी दैट्स मेथड। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। तो इसके बाद ही अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम ख्याति के मूल्यांकन की विधि आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनका प्रयोग करके कोई भी साझेदारी फर्म अपने गुडविल का मूल्यांकन करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये अब हम लोग ने ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, यानी कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी दोज मेथड बाय विच वी कैन द वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू द गुडविल। ठीक है, अब इन मेथड को हर एक फर्म अपने अनुसार यूज़ कर सकती है, यानी ख्याति के मूल्यांकन करने के लिए इसमें से कोई भी मेथड्स जो फर्म को उचित लगता है उसका प्रयोग कर सकती है। ऐसा कोई हार्ड या फास्ट रूल नहीं है कि किसी भी एक किसका मेथड यूज़ करना है, यानी हर एक फर्म अपने अनुसार ख्याति के मूल्यांकन की विधियां यूज़ कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप ये देखिए कि ख्याति के मूल्यांकन की विधियां हैं, लेकिन जिस मेथड का यूज़ करेगी उस मेथड को कंटिन्यूअस उसको क्या करना है, फॉलो करना है। ऐसा नहीं होगा कि एक वर्ष किसी एक मेथड का यूज़ करेंगे तो दूसरे वर्ष किसी दूसरे मेथड का, यानी जो भी मेथड यूज़ करेगी ख्याति के मूल्यांकन की वो कंटिन्यूअस वो मेथड उसका प्रयोग करना चाहिए। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन में पहला मेथड है औसत लाभ विधि, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है अधिलाभ विधि, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है पूंजीकरण विधि, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। और वार्षिकी वृद्धि यानी एन्युटी मेथड। औसत लाभ आप जानते होंगे एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो उसके फॉर्मूले पे हम लोग पास करेंगे।
अधिलाभ, अधिलाभ क्या होता है हमने आपको बता ही दिया कि ख्याति किसी भी फर्म के अधिलाभ को कहते हैं। एक होती है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है एवरेज प्रॉफिट और एक होता है सुपर प्रॉफिट। अब आप ऐसा सोचिए कि 4 दुकानें हैं, 4 मिठाई की दुकान है, तो 4 मिठाई की दुकानों में लगभग सबका जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो 10,000 रुपये होता है, लेकिन उसमें से कोई एक मिठाई की दुकान है जिसका प्रॉफिट जो है वो 15,000 है। तो इसका मतलब उसका कितना ज़्यादा प्रॉफिट है, 5,000 ज़्यादा प्रॉफिट है। तो यही प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। यानी जो नॉर्मल बिजनेस है बाकी सारे 3 फर्म को 10-10 हज़ार रुपया प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो 15,000 प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट में उसकी गुडविल उन फर्मों से ज़्यादा है। तो उसे कितना एक्स्ट्रा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 5,000। यानी 15,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5,000 आएगा। यानी उसको अधिक लाभ, कितना अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है, 5,000। तो उसके हिसाब से भी हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अब कभी कभी ये भी होता है कि फर्म में हम कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, यानी फर्म में कितनी पूंजी हम क्या किए, इन्वेस्ट किए हैं। इस मेथड का भी प्रयोग करके हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं कि हमने इतना फर्म में कैपिटलाइज किया हुआ है, इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके बिहार पर हमें कितना मिल रहा है, यानी रिटर्न हमको कितना मिल रहा है, तो मार्केट में हमारी गुडविल कितनी होगी। उसके बाद एक और मेथड आता है जिसको हम लोग वार्षिकी वृद्धि कहते हैं, यानी एन्युटी मेथड कहते हैं। स्टूडेंट्स ये 4 मेथड्स हैं, इस 4 मेथड पे हम लोग अलग अलग करके एक एक क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस मेथड के बाद हम इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले औसत लाभ विधि के फॉर्मूले को देखेंगे। औसत लाभ विधि देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी गुडविल का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, हिंदी में भी लिख दिया है, ख्याति बराबर क्या होगा, औसत लाभ गुणे क्रय किए गए वर्षों की संख्या। ये जो क्रय, अच्छा औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट। अब आप देखिए जब भी कोई फार्मूला बनता है तो आप देखिए कि सवाल में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो अब आपको ये जानना है कि क्या क्या सवाल में दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना होगा और नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो सवाल में नंबर ऑफ ईयर परचेस यानी क्रय किए गए वर्षों की संख्या दी होगी, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2 वर्ष, ये दिया होगा आपके सवालों में, क्रय किए गए वर्षों की संख्या दी होगी। अब आपको निकालना है क्या, औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला हमने दे दिया, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यानी औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या। क्या है, औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या निकाल देंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। और जब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके सवाल में दिया रहेगा तो आपका आंसर गुडविल के रूप में आ जाएगा। यानी कितनी गुडविल होगी ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा। आप परेशान ना होइएगा, इस एवरेज प्रॉफिट मेथड का अगले वाला जो वीडियो हमारा बनेगा, लेक्चर नंबर 3 बनेगा, उसमें हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके संबंध में कराएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी स्टूडेंट्स। तो आप केवल इसको अपने कॉपी में नोट करिएगा और एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला है उसको भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स एक बात और याद रखिए कि जब भी हम किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को यूज़ करते हैं जहाँ फॉर्मूला होता है, उसमें हर बार जब भी आप उसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने से एक चीज़ ये होती है कि आपको फॉर्मूला आसानी से क्या हो जाता है, जब आप 3-4 क्वेश्चन फॉर्मूला लिख कर करते हैं तो वो क्वेश्चन आसानी से आपको फॉर्मूला लर्न हो जाता है, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। और जब आप फार्मूला लिखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है कि स्टेप्स क्या होंगे और हर एक स्टेप एक दूसरे से जुड़ा होता है और आसानी से आप उसको सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये फार्मूला था। इसके बाद हम लोग अब एवरेज प्रॉफिट के मेथड का हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सुपर प्रॉफिट का करेंगे, फिर कैपिटलाइजेशन का करेंगे और लास्ट में एन्युटी मेथड का फॉर्मूले का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 जो होगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे होगा, किसके, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, यानी ख्याति के मूल्यांकन की विधियों
की जो विधियां हैं, औसत लाभ, अधिलाभ, पूंजीकरण और वार्षिक वृद्धि, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यानी जो क्वेश्चंस होंगे उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम लोग ने चर्चा की ख्याति के स्वभाव के बारे में, नेचर यानी कैट, डॉग और रैट। इसके साथ साथ ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्यों आवश्यकता है ख्याति के मूल्यांकन की, और ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें एवरेज प्रॉफिट के साथ साथ वार्षिक वृद्धि, ये चारों विधियों को हमने देखा और फॉर्मूला देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस फॉर्मूले को साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा। अब अपने लेक्चर नंबर 3 में जब हम लोग मिलेंगे, लेसन नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो स्टूडेंट्स एक बार आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और आप लाइक करने के साथ साथ इस देखते तो हैं बहुत सारे लोग, यानी व्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन लाइक आप नहीं करते हैं, तो आप लाइक करिए। और अगर आपको अच्छा लगता है, कोई कमी लगती है, तो आप हमें उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि उस कमी को हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या कर सकें, दूर कर सकें। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो उस क्वेरी के लिए, कोई परेशानी के लिए आपको लगता है, तो आप हमारे जो नीचे जो नंबर शो हो रहा है उसमें कांटेक्ट करके उस नंबर पे या उस पर व्हाट्सअप करके आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ और अगर आप यूपी बोर्ड के क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे इस विनायका इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। बैच में जुड़ने के लिए भी हमारे आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और जल्द से जल्द हमारे इस ऑनलाइन बैच से जुड़ सके। ठीक है, चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।